नमस्कार दोस्तों। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने मक्का में एक त्रिपक्षीय संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक सदस्य के ऊपर सशस्त्र हमला होता है तो उसको तीनों पर हमला माना जाएगा। अब ये जो समझौता है, ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है, एक आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान में पश्चिम एशिया क्षेत्रीय सुरक्षा के संकट से गुजर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे हूती हमले हमें देखने को मिल रहे हैं, ईरान से जुड़ा व्यापक तनाव बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना एक बहुत ही ज़रूरी कदम पूरे विश्व के लिए, ना केवल एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए हो जाती है। तो ऐसे में ये समझौता किस हद तक शांति की स्थापना में मदद कर पाएगा, हम आज के सेशन में समझेंगे। आज के सेशन में हम इस पूरे समझौते के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हम इस आज के सेशन में समझेंगे कि कैसे ये जो समझौता है, ये पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हम समझेंगे कि इस समझौते से कैसे इन तीनों देशों को फ़ायदा होगा, और फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या इसको जो मिडल ईस्ट का नाटो कहा जा रहा है, तो क्या इसको मिडल ईस्ट का नाटो कहना सही है? और फिर लास्ट में हम समझेंगे कि क्या इस समझौते से भारत को कोई चिंता करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार ये समझौता है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में ये जो समझौता है, ये एक तरीके का आप देखें तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित समझौता है। इसका मुख्य प्रावधान है कि अगर किसी भी एक पर अटैक हुआ तो उसको सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा, और इसमें तीनों देश जो है वो आपस में मिलकर फिर उस हमले का जवाब देंगे। इस समझौते का जो व्यापक उद्देश्य है कि संयुक्त रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपस में सैन्य समन्वय बढ़ाना, सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, क्षेत्रीय सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग करना और साथ ही साथ रक्षा क्षमताओं में और सैन्य अनुभव में आदान प्रदान करना। अब हालाँकि अभी तक इस समझौते में जो परिचालनात्मक विवरण है, मतलब इस पूरे समझौते का क्या-क्या डिटेल है, सारे डिटेल अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए मतलब कुछ विशेषज्ञ इसको मिडल ईस्ट का नाटो कह रहे थे, तो इसको सीधे-सीधे नाटो के आर्टिकल 5 की हूबहू नकल मानना अभी इसको उचित नहीं होगा। क्योंकि अटैक ऑन वन इज़ इक्वल टू अटैक ऑन ऑल, यानी कि एक पर हमला सभी के ऊपर हमला है। यही बात नाटो का आर्टिकल 5 भी कहता है। तो कई सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसको नाटो के आर्टिकल 5 की नकल भी मान रहे हैं। तो इसको पूरी तरीके से भी नकल मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके जो डिटेल हैं वो अभी तक सारे पब्लिक नहीं किए गए हैं। अब आखिरकार ये जो समझौता है, ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इस समझौते को केवल आप 3 मुस्लिम बहुल देशों के बीच में अगर हम समझौते के रूप में देखें, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इस समझौते के पीछे 3 व्यापक भू-राजनीतिक बदलाव हैं। सबसे पहला, आपको पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ जो सुरक्षा संकट है, उसके मद्देनज़र ये समझौता किया गया है। कैसे? ईरान, इज़राइल, अमेरिका, हूती और खाड़ी देशों के बीच में जो तनाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था, जो अभी तक गल्फ में सुरक्षा प्रदान करता था, वो अब अस्थिर हो गया है। तो इस अस्थिरता की स्थिति में एक ऐसा समझौता जो था वो अनिवार्य हो गया था, अपरिहार्य हो गया था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो कारण है, वो है अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता में कमी की कोशिश करना। दरअसल अब देखें तो पश्चिम एशिया और सऊदी अरब, ये दोनों ही लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की सैन्य शक्ति पर निर्भर रहे हैं, और इसका खामियाजा अभी ईरान अमेरिका का जो संघर्ष चल रहा था उसमें सऊदी अरब को भुगतना भी पड़ा। ईरान के द्वारा सऊदी अरब के ठिकानों पर भी हमले किए गए। लेकिन अब जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण बदल रहा है, उसमें जो वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारी है, उसको भी मजबूत करने पर पश्चिम एशिया के जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, तुर्की है, ये सब जोर दे रहे हैं। अब वो केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति पर अपनी निर्भरता को बनाए रखना नहीं चाहते, वो बहुध्रुवीयकरण पर जोर दे रहे हैं। तो एक कारण तो ये है कि ये जो समझौता है, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, आप देखें तो क्षेत्रीय शक्तियों का उभरता बहुध्रुवीयकरण इसका एक और कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम एशिया की जो सुरक्षा थी, वो केवल यूएसए पर अभी तक ज़्यादा निर्भर थी। अब यूएसए पे ही ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं, वो सीमित नहीं रहना चाहते। उसके स्थान पर वो अन्य जो क्षेत्रीय साझेदार हैं, उनके साथ अपना नेटवर्क बना रहे हैं और वो बहुध्रुवीयकरण पर जोर दे रहे हैं। ये जो समझौता है, ये समझौता इन तीनों देशों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम सऊदी अरबिया की बात करें, चाहे हम तुर्की की बात करें, तो इन तीनों देशों को अपना-अपना फ़ायदा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सऊदी अरब के लिए क्या फ़ायदा है। सऊदी अरब इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा लाभार्थी हो सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सऊदी अरब को एक साथ 2 महत्वपूर्ण सैन्य शक्तियों का सहयोग इस समझौते के माध्यम से मिलेगा। पाकिस्तान, जो कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसका सहयोग भी सऊदी अरब को मिलेगा।
तुर्की जो कि नाटो का सदस्य भी है और तुर्की जो कि एक मजबूत रक्षा उद्योग वाला देश है, एक मजबूत रक्षा तकनीकी वाला देश है, इसका भी समर्थन, इसका भी सहयोग सऊदी अरब को मिलेगा। तो दो तरफ़ा फ़ायदा सबसे पहले तो सऊदी अरब को देखने को मिलेगा। दूसरा कि इस समझौते के बाद से जो ईरान संबंधी सुरक्षा चिंता है सऊदी अरब की, उसमें भी कमी आएगी। ये जो चिंता है, उस चिंता को ये बेहतर तरीके से अब मैनेज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों का सहयोग मिलेगा। और अभी जो ईरान ने सऊदी अरब पर हमले किए थे, तो तुर्की ने सऊदी अरब के पक्ष में कुछ बयान भी दिए थे। तो इससे सऊदी अरब तुर्की को अपने साथ लेकर भी आगे बढ़ पाएगा। फिर इसके बाद सऊदी अरब को एक हूती चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल सऊदी अरब का एक पड़ोसी देश है यमन। यमन में एक समुदाय है, हूती समुदाय, माफ़ कीजिएगा। ये जो हूती समुदाय है, ये अक्सर आप देखें तो सऊदी अरब पर आक्रमण करता रहता है और वहाँ पे अस्थिरता की स्थिति को बढ़ाता रहता है। तो इस हूती चुनौती से भी सऊदी अरब जो है वो बेहतर तरीके से निपट पाएगा। तो सऊदी अरब इस समझौते का सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी है वो निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए इसका महत्व नहीं है। पाकिस्तान को भी कई तरीके के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले तो आर्थिक लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए निवेश करता है, ऊर्जा में निवेश करता है, ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा सहायता देता है, वित्तीय सहयोग करता है। अब इन सारे चीज़ों का आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सऊदी अरबिया है। तो पाकिस्तान के साथ अगर सऊदी अरबिया के संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे इस समझौते के माध्यम से, तो इन सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान को लाभ होगा और ये लाभ आर्थिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए इस समझौते का एक रणनीतिक महत्व है। क्यों? पाकिस्तान पिछले कुछ समय से आप देखें तो जो दक्षिण एशिया है या फिर यूं कहें कि पश्चिम एशिया, इन दोनों ही क्षेत्र की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका में है। क्यों? क्योंकि अभी जब ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील साइन होने की बात कर रही थी तो उसने मध्यस्थता भी की थी। तो पाकिस्तान को इस समझौते के माध्यम से अब एक ऐसा मंच मिल जाएगा जहां वो साउथ एशिया और वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा राजनीति में अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को रणनीतिक फायदा भी इस हम देखें समझौते से देखने को मिलेगा। तुर्की के लिए समझौते का महत्व यह है कि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। अब नाटो का सदस्य होने के साथ साथ एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में वो अपनी भूमिका इस समझौते के माध्यम से बढ़ा सकता है। तुर्की के पास कई सारी प्रमुख शक्तियां हैं। तुर्की में ड्रोन तकनीक बहुत बेहतर तरीके से विकसित है, मिसाइल प्रणालियां बेहतर तरीके से विकसित है। अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो तुर्की में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है और इस पूरे समझौते में एक तकनीकी पिलर के रूप में, एक टेक्नोलॉजिकल पिलर के रूप में तुर्की अपनी भूमिका निभाएगा और तुर्की के इन सारे रक्षा उद्योगों का फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिलेगा और सऊदी अरबिया को भी मिलेगा। तो इस तरीके से इस समझौते से इन सभी देशों को लाभ हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये समझौता बिल्कुल नया है या इस समझौते की पृष्ठभूमि हमें पहले भी देखने को मिली है? तो 2025 के पाकिस्तान सऊदी समझौते से इस समझौते का एक संबंध है। हुआ ये था कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पहले ही स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इसको हम एसएमडीएस शॉर्ट में कहते हैं। उसमें मूल विचार ये था कि इन दोनों देशों ने समझौता किया कि अगर एक देश के विरुद्ध आक्रमण होता है तो इसको दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माने जाएगा। तो ये जो 2026 का त्रिपक्षीय समझौता है बिल्कुल शून्य से शुरू हुई व्यवस्था नहीं है। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में समझौता हुआ था और फिर 2026 में आप देखें तो इसको त्रिपक्षीय समझौते के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या हम इसको मिडिल ईस्ट का नाटो मान सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस समझौते की जो सबसे खास बात है कि एक पर अगर हमला होता है तो उसको सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ये जो प्रोविजन है ये नाटो के आर्टिकल 5 में है। तो इस वजह से जो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं वो इसको मिडिल ईस्ट का नाटो भी कह रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इसको मिडिल ईस्ट का नाटो कहना सही नहीं होगा क्योंकि नाटो एक संस्थागत सैन्य संगठन है। उसका अपना एक स्थायी कमांड संरचना है, उसकी व्यापक सदस्यता है, इसके अलावा उसकी संयुक्त सैन्य प्लानिंग चलती है। ठीक है, तो वर्तमान त्रिपक्षीय समझौते को नाटो के समान संस्थागत गहराई वाला गठबंधन कहना भी जल्दीबाजी होगी। अब हालांकि ये समझौता कितना संपन्न हो पाता है, कितना सफल हो पाता है, इसका जवाब भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब इस पूरे समझौते का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे लिए समझने की बात है। ये जो समझौता है ये पश्चिम एशिया की जो पारंपरिक शक्ति संरचना है उसको प्रभावित कर सकता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जो सऊदी अरबिया या गल्फ की सुरक्षा है, जो गल्फ देश है, खाड़ी देश है, उनकी सुरक्षा मेनली आप देखें तो यूएसए पर निर्भर थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक नई संरचना उभर रही है उसमें जो सऊदी अरबिया है वो यूएसए के अलावा बाकी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों पर नज़र डाल रहा है। पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया और दूसरे जो क्षेत्रीय इसके पार्टनर्स हैं उसके साथ ये सहयोग को बढ़ावा दे रहा है ताकि अपनी सुरक्षा के लिए वो केवल और केवल यूएसए पर निर्भर ना रहे।
इससे होगा ये कि इस क्षेत्र में आपको मल्टी अलाइनमेंट देखने को मिलेगी और मल्टी पोलैरिटी देखने को मिलेगी, जो कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। अगर आप किसी भी देश पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो उस देश के साथ आपके संबंधों में थोड़ी भी खटपट होती है, तो उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है, जो कि अभी सऊदी अरबिया और खाड़ी देशों को ईरान के और अमेरिका के जो साथ संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में भुगतना भी पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो समझौता है, ये तीनों देशों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाला है और जो पश्चिम एशिया की शक्ति संरचना है, उसमें एक परिवर्तन लाने वाला है। अब इस समझौते से भारत के लिए क्या मायने निकल के आते हैं? हालाँकि ये जो समझौता है, आप देखें तो इसमें भारत के लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने की सैन्य क्षमता का कुछ हिस्सा अगर पश्चिम एशिया में केंद्रित हो जाता है, तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हमको मिलेगा। हमारी तरफ जो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसमें थोड़ी-सी हमें कमी देखने को मिल सकती है। यदि पाकिस्तान सऊदी सिक्योरिटी कमिटमेंट में ज़्यादा सैन्य संसाधन लगाएगा, तो उसके संसाधनों का एक हिस्सा साउथ एशिया से बाहर जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका स्वतः ही इसका चीज़ का लाभ जो है वो भारत को मिलेगा। लेकिन अब देखिए एक और इसका फ़ायदा ये है कि भारत-सऊदी संबंधों को भारत को संतुलित रखना ज़रूरी है। हालाँकि भारत का सऊदी अरब के साथ जो संबंध है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें पाकिस्तान की कोई भी भूमिका नहीं है। पाकिस्तान से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन है। लेकिन अगर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में अगर नज़दीकी आती है, तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमें भारत और सऊदी अरबिया के संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत-तुर्की संबंधों पर हमें थोड़ा-सा यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। अतीत में जो टर्की है उसने कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान के पक्ष में टिप्पणियां की है। इसके साथ ही तुर्की जो है वो रक्षा सहयोग, ड्रोन तकनीक, सैन्य तकनीक और पाकिस्तान को अगर ये सारी चीज़ें वो देगा, तो भारत के लिए ये सारी चीज़ें चिंता का विषय हो सकते हैं। इसलिए ये जो त्रिपक्षीय समझौता है, ये भारत की दृष्टि से पाकिस्तान तुर्की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो भारत को इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा और कैसे भारत अपने तुर्की के साथ अपने संबंधों को एक नए सिरे से या फिर एक नए तरीके से अप्रोच कर सकता है, उस पर भारत को काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूरे हमने चर्चा की इस समझौते के बारे में, अगर हम उसका विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकालें, तो इस समझौते को हम केवल 3 देशों का रक्षा समझौता माने, ये तो कम इसका मतलब इसकी महत्ता को कम करके आंकना होगा। क्योंकि इस समझौते का जो वास्तविक भू-राजनीतिक महत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। ये समझौता दिखाता है कि पश्चिम एशिया में जो पारंपरिक यूएस लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था, यानी कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा में जो सुरक्षा का सबसे ज़्यादा दारोमदार यूएसए के ऊपर था, जिसका खामियाज़ा वर्तमान में उसका खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है, उसके साथ-साथ अब यहाँ के जो देश हैं, वो यूएसए के साथ-साथ जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, उनके साथ अपनी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाएँ विकसित करने का प्रयास कर रही है। अब हालाँकि इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया कैसे अब अलग-अलग अपने रणनीतिक हितों को एक साथ साझा सुरक्षा दृष्टिकोण में बदल पाते हैं। वरना ये जो समझौता है, ये बस एक नाम मात्र का समझौता रह जाएगा। अगर ये तीनों अपने-अपने हितों को एक साथ लेके नहीं चल पाएँगे, तो फिर ये समझौता उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। भारत के लिए काउंटर अलायंस इसका उत्तर नहीं है, यानी कि भारत को भी कोई नया समझौता बनाने की ज़रूरत मतलब नहीं है। क्योंकि भारत के लिए इस समझौते के जो मायने हैं, वो कुछ सकारात्मक भी है और कुछ चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उस चुनौतियों को एक नया सहयोग मतलब एक नया समझौता करके सॉल्व करना भारत के लिए एक बेवकूफ़ी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन था, इसमें हमने इस समझौते के सारे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हालिया संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में उभरती बहुध्रुवीय सुरक्षा व्यवस्था का संकेत है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और पश्चिम एशिया नीति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर लिख के आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मेरे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस के जो नोट्स होते हैं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं जो भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ बनाऊँ या जीएस के वीडियोज़ बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपके कोई दोस्त भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर